इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली रूप से उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है प्रत्यय। देखो, प्रत्यय पढ़ने के लिए अपने को संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़नी पड़ती है, क्योंकि देखो प्रत्यय दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं प्रत्यय के। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, दिख तो जाता है आप लोगों के यहाँ से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं पाठ्यक्रम पे, सिलेबस पे, कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि सिलेबस को अगर अपन देखते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका सीधा संबंध ही नहीं है आपके। समस्या क्या होती है कि एक ही समस्या होती है, अपन लोग सीधा से सीधा क्या करते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ के चले जाते हैं। अब मैं थोड़ा 2 मिनट इस पे बात करता हूँ, फिर अपन पूरे सिलेबस को डिस्कस। जैसे मैं प्रत्यय से बात करूँ आपको, तो अगर अपन प्रत्यय को देखते हो तो आपके सिलेबस में प्रत्यय में से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 5 मिनट बात करते हैं, फिर अब मैं टॉपिक लेता हूं कोई एक। तो कृत प्रत्यय क्रिया से बनता है। अब आप लोग बिना क्रिया पढ़े कृत प्रत्यय का सवाल नहीं निकाल पाओगे। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनता है। तो संज्ञा बिना पढ़े अपने से तद्धित प्रत्यय का सवाल नहीं निकलेगा, बिना सर्वनाम पढ़े अपन लोग तद्धित प्रत्यय का सवाल नहीं कर पाएंगे, बिना विशेषण पढ़े अपन लोग तद्धित प्रत्यय का सवाल नहीं पढ़ते। तो कुछ इसमें ऐसे टॉपिक है जो इनडायरेक्टली आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और उसके कारण। क्या लिखा हुआ है? शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और उसके कारण। शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि को अपन देखते हैं तो उसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। देखो, एक तो सवाल क्या है, आपको पूछेगा इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है या शुद्ध वाक्य है। एक आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है या अशुद्ध वाक्य। एक सवाल आता है दोस्तों, आपको रीजन पूछेगा कि वाक्य अशुद्ध है लेकिन किस वजह से, वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। अब ये ऐसा टॉपिक है, उसके लिए पूरी हिंदी पढ़नी पड़ती है। अब उस कहीं पर वो क्या करेगा, लिंग को गड़बड़ दे देगा। क्या देगा भाई, कारण पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है आपको, तो कहीं पर वो क्या करेगा, लिंग गड़बड़ दे देगा। जैसे अगर मैं कहूं महादेवी वर्मा महान विदूषक है, अब मत बताओ महादेवी वर्मा है जो एक औरत है, लेडी है, तो विदूषक उसके लिए नहीं प्रयोग कर सकते, विदुषी होगा। तो किसकी गड़बड़ है, लिंग की गड़बड़ है। अब उसने दे दिया कि देखो उसके प्राण निकल गया। प्राण शब्द बहुवचन है, बहुवचन के साथ कभी भी एक वचन मात्रा अशुद्ध होती है। प्राण निकला नहीं, प्राण निकले। दर्शन किया या किए, तो दर्शन किए। हस्ताक्षर किया या किए, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनके साथ में अगर एक वचन मात्रा दे दी या एक वचन क्रिया रूप दे दिया तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो यहां से सवाल आता है। पिछली बार एक आप लोगों के सवाल था, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, देखना आप लोग, और उसने कारण का सवाल पूछा है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, ये सवाल है। और आगे उसने पूछा कि किसकी अशुद्धि है, और 4 ऑप्शन है। देखो, एक जगह पे दिया उसने परसरक की, परसरक कहते हैं विभक्ति को। पहले अपन लोग विभक्ति पढ़ते थे, एनसीईआरटी ने अब इसको एक नए नाम से जानने लगी है, परसरक, तो मतलब कारक की। तो देखो विभक्ति कोई लगी हुई है, इसमें विभक्ति एक ही लगी हुई है की, तो आपकी सही लगी हुई है। भाई विभक्ति की गड़बड़ कब होती, विभक्ति की गड़बड़ ऐसे होती कि यहां पर आपकी करके वहां पर रहेगी नहीं, रहेगा कर लिया होता तो गड़बड़ हो जाए। जैसे आपकी सौजन्यता बने रहेगा,
तो बना रहेगा नहीं हो सकता, क्यों? सौजन्यता के लिए बनी रहेगी, तो ये तो ठीक है। फिर उसने दिया क्रिया के संबंधी, तो क्रिया आपकी के साथ गी आएगी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द के साथ में क्रिया स्त्रीलिंग रहती है, ये भी गड़बड़ नहीं है। अब देखो, फिर इसने दिया सर्वनाम की और फिर इसने दिया प्रत्यय की। अब देखो, सर्वनाम तो आपकी है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक शब्द में दो प्रत्यय अशुद्ध होते हैं, इसमें दो प्रत्यय है। सुजन में यह लगेगा तो बनेगा सौजन्य, जैसे मधुर में यह माधुर्य, सुंदर में यह सौंदर्य, उदार में यह औदार्य, उचित में यह औचित्य, ईश्वर में यह ऐश्वर्य, ऐसे के ऐसे सुजन में यह सौजन्य। तो देखो, एक यह है और दूसरा ता, एक शब्द में दो प्रत्यय अशुद्ध होते हैं। अब इन चीजों के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बहुत डीप नहीं जाने की जरूरत होती है, अपने को इतना पता होना चाहिए कि लिंग कैसे होते हैं, वचन कौन से होते हैं, कारक विभक्तियां कौन सी होती है, ठीक है, प्रत्यय दो लगे हुए या एक लगा हुआ है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इससे संबंध रखते हैं, ठीक है। मेरा नाम केडी चारण है और करीब पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 7-8 साल चाणक्य में पढ़ाया और अभी मैं परिज्ञान में ले रहा हूँ। बहुत समय का अभाव है, लेकिन सर से ऐसा संबंध है कि उस वजह से समय देना पड़ रहा है। करीब करीब सुबह 8 से शाम को 6 रेगुलर क्लास रहती है, तो फिर भी समय निकालने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक काम कर लेना आप लोगों को, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको। आप लोग केवल और केवल हिंदी सब्जेक्ट को दिन में 1 घंटा दे देना। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके घर जा करके आधा घंटा तो ऑब्जेक्टिव सवाल निकालने अपने को, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर का जैसा मित्रों पैटर्न होता है वैसी तैयारी करनी चाहिए। आरएस में अगर क्लास लेते हैं तब हम लोग सब्जेक्टिव पेपर को करवाते हैं, लिखाते हैं, क्योंकि उनके पेपर ही लिखने के रूप में होता है। मैं आरजेएस की क्लास लेने जाता हूं जयपुर में, तो आरजेएस में 2 तरीके के सवाल होते हैं। आरजेएस में एक तो आती है आपकी तरफ प्री में, और एक आरजेएस मेंस में हिंदी 200 नंबर की आती है। तो जब मेंस करवाते हैं तो मेंस के तरीके से लिखाते हैं। तो 2 काम आपको करने हैं। एक काम तो केवल और केवल जो अपन ने पढ़ा उसके आधा घंटा सवाल निकालना, जो सवाल नहीं है मुझे लाके देना कि सर ये किया हो नहीं रहे। दूसरा, पर्यायवाची, विलोम, युगम, मुहावरे और लोकोक्ति आपके सिलेबस में। ये चीज़ें अपने को हमेशा क्या होती है कि समस्या पैदा ऐसे करते हैं कि अपन लास्ट में पढ़ते हैं इसको। या तो इसके पढ़ने का क्या तरीका पता है आप लोग कैसे पढ़ते हो, या आप इसको एक दिन पढ़ते हो, जैसे कल एग्जाम है आज अपन पढ़ के जाएंगे, तो एक दिन में वो चीज़ें याद नहीं रहती। हमेशा ध्यान रखना, एक दिन में वही चीज़ें याद रहेगी जो आपने कई बार पहले या तो पढ़ रखी है या कहीं पर आपने है जो एग्जाम दिया है और उसमें कहीं पर वो सवाल आया है। तो नई चीज़ें कभी एक दिन में याद नहीं होती। या अपन क्या करते हैं 7-8 दिन पढ़ते हैं, फिर 15 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर कभी पढ़ते हैं। तो ये हिंदी की वोकेब है। पर्यायवाची, विलोम हो गए, युगम हो गए, मुहावरे हो गए, लोग ये वोकेबुलरी है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका होता है, डेली पढ़ो इसे। आप लोग आधा घंटा एक फिक्स कर दो, मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका, कि आधा घंटा अपन लोगों को 5 पर्यायवाची लिखने हैं। 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, 5 युगम, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्ति। 25 लिखने में मेरे हिसाब से आधे घंटे का समय अपने को लगता ही नहीं। लिखे, पढ़ के उस कॉपी को वाँचो, लेकिन वो एक रूटीन में डालना पड़ेगा आपको। आप 5-5 वो करो। मेरी बात सुनो, आप 400 पर्यायवाची एक दिन में पढ़ते हो तो वो कभी याद नहीं रहते। आधा घंटा आप लोग जो पढ़ा है उसको तय कर दो, और आधा घंटा अपने ये वोकेब है इसको तय कर दो। मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे दूं, आप लोग 15 के 15 करके आओगे। जो स्कोर 6, 7, 8 पे अटक रहा है ना वो, बाकी संधि में एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा, समास में एक सवाल गलत नहीं होगा, उपसर्ग का एक सवाल गलत नहीं होगा, प्रत्यय का एक सवाल गलत नहीं होगा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और उसके कारण ये एक ही गलत नहीं होंगे। पीछे क्या रहे, पर्यायवाची, विलोम, युगम,
मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये ऐसे है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो कि मैं आपको लास्ट में 20 पर्यायवाची दे दूंगा, पढ़ के चला जाना, वो सब मूर्ख बनाने की बात है। अपन लोग विश्वास करते हो और विद्यार्थी एक ब्लाइंड फेथ करता है हमेशा किसी भी शिक्षक पर, तो वो प्रवृत्ति गलत है। नहीं आ गया तो अब मान लो अपने 15 में से 8 सवाल 9 सवाल तो समझने वाले आ गए, समझ रहे मेरी बात, और पीछे 6-7 सवाल तुम लोगों को इसमें से आ गए, और अपने को उसने 2 पेज दिए और 2 पेज से नहीं आ गया, तो अब आप लोग कहोगे 6 के 6 छोड़ के आते हैं या 6 के 6 गलत होते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो वो के अपने को साथ में तैयार करनी पड़ेगी। कैसे तैयार करेंगे अपन, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसको देखेंगे। तो आप लोग पहले तो जो आपके कृषि प्रयोजक में सिलेबस है उसको एक बार लिख लीजिए, और आपकी कॉपी के आगे ये लिखा हुआ होना चाहिए, हिंदी की जो बुक रहेगी मतलब नोटबुक रहेगी उसके आगे, और जैसे जैसे टॉपिक होते रहेंगे वैसे आप इसको टिक करते जाना, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि क्या क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके मित्रों, वो है संधि व उसके भेद, संधि व उसके भेद। दूसरा है समास व समास विग्रह, समास व समास विग्रह। तीसरा जो है मित्रों वो है उपसर्ग। चौथा जो है वो है प्रत्यय। अगला टॉपिक है वो है अपने शब्द शुद्धि। अगला है वो है अपने वाक्य शुद्धि। उसके बाद है वो है आपके छठा जो है, छठा ये हो गया। सातवां जो है वो है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के कारण, शब्द शुद्धि व वाक्य शुद्धि के कारण, किस रीजन से वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ये वाला। फिर आपके आ जाएंगे विलोम। उसके बाद है आप लोगों के सिलेबस में युग्म। उसके बाद में आपके सिलेबस में आ जाएगा वो आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। फिर आपके सिलेबस में है वो है मुहावरे लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति। और उसके बाद में लास्ट में आपके सिलेबस में है वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली का एक बार सवाल आया हुआ है, शायद 15 में या किसी में, ठीक है ना। बाकी बहुत कम चांस रहते हैं इसके आने के, और आ भी जाता है तो बिल्कुल आप लोग इसको करके आ जाते हो, क्यों कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो संबंध रहता है वो हमेशा इंग्लिश से टच होता है, क्योंकि कृषि प्रयोजक के जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ज़्यादा आप लोग पढ़ते हो, तो ये हो जाता है। तो इसको आप एक कॉपी हिंदी की अलग से डालना, न कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया सा क्लास में साथ साथ में लिखते रहना। अब देखो ये तो सिलेबस डिसाइड किया है, अदिनेश बोल ले रहा है आपका, आरपी से लेती है, अदिनेश बोल रहा है, ये तो डिसाइड किया। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो इनडायरेक्टली अपने को पढ़ने पड़ेंगे, जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी है जो अपना उनको बिना पढ़े हुए वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपसे अभी बात की थी कि प्रत्यय पढ़ने के लिए 4 चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी अपने को। प्रत्यय को पढ़ने के लिए 4 चीज़, क्यों? क्योंकि सीधा प्रत्यय आपको सीधा तो सवाल निकल जाएगा कि दयालु में प्रत्यय आलू, लेकिन अगर पूछ ले कृत प्रत्यय का कौन सा शब्द है, तो अपन सवाल नहीं करेंगे। तद्धित प्रत्यय का देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सवाल भाई हाँ भाई आज दिन तक तो इसने क्राइटेरिया ये पूछा है, अब पूछा या नहीं पूछा, ऐसा नहीं है, उसकी इच्छा है पूछ। तो इसके 2 तरीके, तो 4 टॉपिक अपने को अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अपन, बेसिकली इतना पढ़े ताकि प्रत्यय है जो गलत नहीं हो। तो कुछ टॉपिक आप और लिखोगे, तो 13 नंबर से आप लोग लिख दीजिए, जिसका सीधा संबंध नहीं है लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग 13 नंबर से देखो, एक तो देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको बेसिक अपन पढ़ेंगे। बेसिक से तात्पर्य क्या है समझ रहे हो आप लोग? जितना पढ़ते के लिए अपने को जरूरत है उतना अपन पढ़ लेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो सीधा नहीं है सिलेबस में, फिर कह रहा हूं, लेकिन प्रत्यय पढ़ने के लिए अपने को ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। और फिर एक टॉपिक अपन छोटा सा और पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे मित्रों लिंग वचन कारक।
लिंग वचन और कारक। ये टॉपिक अपन 2 और पढ़ेंगे, जो किससे लिए पढ़ लिए, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए पढ़ रहे। किसके लिए पढ़ेंगे अपन, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए पढ़ेंगे। ये पूरा अपना एक सिलेबस है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आराम से अगर अपन करते हैं तो 40-45 दिन का ये कहानी है, आराम से अपने 40-45 दिन बढ़िया हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे होता रहेगा टेस्ट भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही हिंदी की तरफ से फ्री हो जाओ, बाकी अपने सब्जेक्टों को ध्यान दो। आप लोग 2 काम कर लोगे तो सबसे बढ़िया स्कोर इस सब्जेक्ट का होगा आज के दो। और 2 काम नहीं करोगे तो कितनी कोशिश कर लूँ मैं आप लोगों को, कितनी बार ही समझा दूँ, बहुत मुश्किल मामला होता है। बाकी आप लोग देख लो, कोई भी भर्ती होती है उस भर्ती में साल 3-3 लगते हैं। अगर अपन आई हुई भर्ती में इस बार फायदा नहीं उठा पाए या किसी कारणवश से रहते हैं तो या तो 3 साल इंतजार करो या फिर और कोई रास्ता देखो। देख लो 18 वाली 22 हो रही है भाई, 19 में पेपर हुआ था शायद तुम लोगों का पेपर मेरे से, है ना। तो देख लो, तो 3-3 साल लग जाते हैं। और अब तो देखो नई सरकार आने के बाद, लेकिन अभी एक वैकेंसी निकाली गई है लोग। इस बार जो भी नया बजट आ रहा है वो संपूर्ण बजट है वो युवाओं के लिए होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब कुछ करके देख लिया है। जो युवा जैसा मानसिक रूप से चाहता है वैसे उस तरीके से वोटिंग होती है। तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि युवाओं को किसी तरीके से है जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो सारी वैकेंसियाँ निकलेगी, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कृषि प्रेषक हो, चाहे पशुधन हो, चाहे एसआई हो, सब वैकेंसियाँ ओपन होगी और इसमें अपने को किसी तरीके से लगना है। हो गया क्लियर? चलो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, ठीक है, और कल से उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग लगाओ हेडिंग। आज अपन मित्रों टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है शब्द ज्ञान। ये जो सारी चीजें है, चाहे संधि है, चाहे समास है, चाहे संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, ये सारे हिंदी में से एक टॉपिक से ली गई है और उस टॉपिक का नाम है शब्द ज्ञान। ये सब कुछ शब्द का एक अपने आप का एक तरीका है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है। सबसे पहला लिखिए कि शब्द क्या होता है, तो आप लोग लिखे वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अभी रीट में यह सवाल पूछा गया, सवाल की परिभाषा थी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और उन्होंने दोस्तों सवाल ऐसे दिया था, आप लोग 1 सेकंड में उत्तर बताओगे। उसने लिखा शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो देखो शब्द मिलकर के वाक्य बनता है। देखो वर्ण मिलकर के क्या बनता है, शब्द, और शब्द मिलकर के क्या बनता है। तो देखो परिभाषा तो थी वाक्य की, लेकिन वाक्य न लिख करके उसने वहां पे क्या दिया था, और प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो अपने को याद रखना, शब्द की जब भी परिभाषा होगी तो वर्ण होगा, और वाक्य है तो शब्द होगा। तो पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन। वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को क्या कहते हैं, मतलब कोई भी वर्ण मिलकर के, क्रमबद्ध का मतलब होता है सीक्वेंस में अर्थ देना चाहिए, और वो जो भी समूह बनेगा वो सारे शब्द कहलाएंगे। अगला सवाल लिखो, शब्द अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये पिछली सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन, एक शब्द उसने चेंज किया, इसमें से उसने आधार की जगह स्तर लिख दिया। तो मुझे बताओ आधार और स्तर में क्या फर्क है। भाई मैं कहूं आपका बेस बताओ, तो बेस का मतलब आधार या स्तर ही तो होता है। आपका स्तर नहीं है, अपन किसी से बात करते हैं ना, आपका स्तर नहीं है मतलब आपका बेस नहीं है, मतलब आपका आधार नहीं है, कुछ नहीं। ये सीधी की सीधी लाइन थी कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और 4 ऑप्शन लिखे उसने, वर्ण, दूसरा ऑप्शन था शब्द, तीसरा ऑप्शन था वाक्य, और चौथा ऑप्शन था ध्वनि। ये 4 रटना नहीं है। बताओ अर्थ किसका निकलता है, शब्दों का।
तो क्या क्वेश्चन पूछा? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ किसका निकलता है? अर्थ निकलता है शब्दों का। तो भाषा की इकाई कौन सी हो गई? अब मान लो आपको सवाल थोड़ा सा और चेंज करके पूछेगा तो 3 सवाल और पूछ सकता है, यहां से, यहां से और यहां से। तो वो मैं तीनों ही सवाल आपको लिखा रहा हूं, तो आप लोग लिखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या करके आओगे? देखो, अर्थ के आधार पर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता चल गया। अब वो पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो उसमें सबसे छोटे से छोटा कहां से शुरुआत होती है बताओ? वर्णमाला से। आप चाहे संस्कृत सीख रहे हो, चाहे आप हिंदी सीख रहे हो, चाहे आप गुजराती की भाषा सीख रहे हो, कोई भी वर्णमाला सीख रहे हो, तो सबसे छोटा मतलब शुरुआत कहां से करते हैं अपन? वर्ण से। तो पूछ रहे आप लोगों को भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण। अब पूछ ले उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो उच्चारण किसका होता है बताओ? ध्वनियों का। बिल्कुल, उच्चारण किसका होता है? उच्चारण होता है ध्वनियों का। तो उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो क्या करोगे? तो वही 4 ऑप्शन है, वर्ण करके आओगे, ध्वनि करके आओगे, वाक्य करके आओगे या शब्द करके आओगे। रटो मत। बताओ, उच्चारण किसका होता है? ध्वनियों का। अर्थ किसका निकलता है? भाषा में सबसे छोटा क्या होता है? तो छोटी पूछे तो, अर्थ पर पूछे तो, उच्चारण पर पूछे तो, और भाषा की बड़ी इकाई। एक भाषा में बड़ा सा बड़ा क्या होता है? चारों ही सवाल क्लियर हो गए। ये चारों ही सवाल आए हुए हैं। पिछली महिला प्रवेशक में पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई। वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, आप लोगों को बताओ तो, वहां से पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो अपन उत्तर क्या करके आएंगे? ध्वनि। और पूछ ले भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो एक भाषा में बड़े सा बड़ा क्या होता है बताओ? एक भाषा में बड़ा सा बड़ा होता है, वो होता है वाक्य। तो लिखो भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो बड़ी इकाई हो जाए तो क्या करके आ जाओगे? वाक्य। अब 5 ही सवाल अपन वापस पढ़ते हैं, आप लोग मुझे उत्तर दोगे। मैं सब यहां रटा दूंगा, कुछ नहीं करना आपको, घर जाके सवाल निकालने। बताओ, वर्णों का क्रम बस सार्थक समूह। शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। व्याकरण के भाषा की सबसे बड़ी इकाई। क्लियर? अब लिखो अगला क्वेश्चन। शब्द के 4 भेद है। शब्द के कितने भेद है दोस्तों? शब्द के 4 भेद है। पहला लिखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। शब्द के 4 भेद है। पहला लिखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा लिखो रचना के आधार पर शब्द। तीसरा लिखो रूप के आधार पर शब्द। और चौथा लिखो अर्थ के आधार पर शब्द। अब देखो, अपन ने 10 क्वेश्चन कर दिए। ये 10 ही क्वेश्चन कई एग्जामों में आए हुए हैं। अब 10 के 10 मैं आपको वापस बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव था, थोड़ी क्लास रही, कोई बात नहीं। अब अपन रेगुलर यहां से लेंगे, जो अपने सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। अब एक बार सारी चीजों को सुनो। वर्णों का क्रम बस सार्थक समूह। शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। भाषा की छोटी इकाई पूछे तो वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि। भाषा की बड़ी इकाई पूछे तो वाक्य। शब्द के कितने प्रकार? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार। अब पूछ रहे आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं? तो उत्तर करके आना 5। क्या रचना के आधार पर शब्द के भेद बताओ? तो 3। रूप के आधार पर शब्द कितने हैं? 2। और अर्थ के आधार पर कितने हैं? 5। अब देखो, ये 14 सवाल हो गए। शब्द के भेद 4, उत्पत्ति के आधार पर 5, रचना के आधार पर 3, रूप के आधार पर 2, अर्थ के आधार पर 5। अब देखो और सवाल बनते, इनमें से कौन सा है या नहीं है? है पूछे तो जो 5 है उनमें से कोई ऑप्शन बनेगा, और नहीं पूछे तो उसको
छोड़ करके। तो अब अपने सिलेबस में 2 ही है समझने वाले, रचना और रूप, और बाकी जो है वो आपके पर्यायवाची विलोम वगैरह यहां से आएंगे। तो अगली क्लास में अपन इसकी डिटेल लेंगे कि कौन सी क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है भाई, थोड़ा समय कम था, कल से अपन रेगुलर इसको कर लेंगे।